साथियों नमस्कार। मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय इतिहास में एक ऐसे विषय के बारे में समझेंगे जो आपने सुना होगा बहुधा किताबों में और साथ ही कहीं न कहीं व्यंग्यों में भी सुना होगा। हालांकि कुछ लोग इसे गर्व का भी विषय मानते हैं। हालांकि ये कितनी गर्व की विषय है और कितनी व्यंग की विषय है ये आप समझने पढ़ने के बाद समझ सकते हैं। ना मेरे बोलने से और ना किसी के चिल्लाने से ये चीज़ें साबित होती हैं। भारत में एक प्रांत नहीं, एक दौर में वो महाप्रांत था। तो वो उस महाप्रांत को भारत का सबसे धनी इलाका माना जाता था। उसका नाम था बंगाल महाप्रांत। आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि कैसे समस्त भारत की जीत की चाबी जो थी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में जाके ढूंढ ली थी। और बंगाल विजय के बाद भारत की जितनी भी शक्तियाँ थी वो सब अंग्रेजों के चरणों में लौटने के लिए समय की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन क्या आपने ये पढ़ा है या आपने कभी सुना है कि उसी बंगाल में एक ऐसा वर्ग था जो अपने आप को कुलीन बोलता था, एलिट क्लास, जिन्हें आज भी लोग अभिजात्य बोलते हैं। ठीक है। और यदि बंगाली टोन में बोला जाए तो भद्र लोग उन्हें बोला जाता था। अर्थात किसी भी समाज के वो सबसे भद्र पुरुष थे। आज हम उन्हीं भद्र पुरुषों के जो भद्र का पुरुषों की जो शुरुआती उत्पत्ति थी उसके बारे में, उसके सामाजिक प्रभाव के बारे में समझेंगे। इसी बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो भद्र लोग थे, यानी कि भद्र लोग जो थे, ये अपने आप को उस समाज का, मतलब जहाँ ये लोग रहते थे उसका सबसे विशिष्ट जन समझते थे। और इस विशिष्ट जन समझने के कारण उस समाज के और साथ ही समाज द्वारा उत्पादित सारे वस्तुओं को भोगने की ये अपनी अनन्य अधिकार समझते थे। ध्यान रखें कि ये पूरा जो वीडियो है हमने पीटी और मेंस दोनों के ध्यान में रखते हुए बनाया है। पीटी में पीसीएस के पीटी में बहुधा एकाध प्रश्न से पूछे जाते हैं, नोट्स के रूप में आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इसको देखेंगे। इसके बाद इसके सामाजिक प्रभावों को देखेंगे। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि ये आपसे पूछ सकता है कि क्या ये खत्म हो गई, तो नहीं। देखिए, जब कोई समाज, जब कोई वर्ग अपने आप को आसपास के समाज से एलिट समझने लगता है, अपने आप से अभिजात समझने लगता है, तो ये चीज़ें जल्दी नहीं जाती। जब आप बंगाल के समाज के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे अंग्रेजी राज में, मतलब राजा राम मोहन राय के बाद से कैसे वहाँ के समाज के क्या कहते हैं डॉक्टरों ने, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इत्यादि जो लोग थे वो समाज के डॉक्टर ही थे। इन लोगों ने वहाँ की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध बहुत व्यापक आंदोलन चलाया। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मतलब इसी पढ़ाई के क्रम में, कि ये जो सारे समाज सुधार आंदोलन थे ये जो बंगाल में शुरू हुए उसमें कहीं न कहीं इस भद्र लोग या भद्र लोगों के जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी प्रारंभिक उन्हीं के विरोध थी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर होता क्या है। उसके बाद बंगाल में कुलीनता कब से शुरू हुई और इसमें क्या क्या चीजें समाई थी। तो देखिए, एक शब्द है कुलीन वर्ग, एलिट क्लास। हमने इसका हेडिंग लिखा है कुलीनतावाद, यानी कि एलिटिज्म। हालांकि आपको कहीं इसमें नोवेल्टी भी मिलेगी। अब आपके मन में आ सकता है कि आखिर यह क्या कोई नई जाति है। दूसरी बात कि क्या सिर्फ भारत में ही होती है? नहीं, ये पूरी दुनिया में। आप ड्यूक, पर्ल, लॉर्ड जैसे शब्दों का सुना होगा, जो ब्रिटिश और पश्चिमी यूरोप के राज्यों में, इलाकों में बुलाए जाते थे। इसके अलावा रसिया में भी चीज़ें थीं,
भारत में भी थी। तो ये जो वर्ग होता है, यानी कि एलिट क्लास जो वर्ग होता है, अभिजात जो वर्ग होते हैं, ये कोई अलग से जातियां नहीं होती है। मैं वर्ग जो है वो भारत से बाहर, जातियां जो समझिए भारत के अंदर। तो भारत में ये कोई अलग से जाति नहीं थी, ये जातियों में ही विभाजित एक अलग उपजाति प्रकार के थे। ये वो लोग थे जो अपनी ही जाति में अपने आप को अन्य लोग से श्रेष्ठ समझते थे। और इसके पीछे कारण यह था इसकी ये इनके पास, यानी कि जो अभिजात वर्ग के लोग थे, इनके पास धन, शक्ति यानी कि राजनीतिक सामाजिक शक्ति और साथ ही विद्वता, तीनों पर इनका एकाधिकार था। और ये अपने आप को सबसे उच्च समझते थे। ये भले ही अपने दूसरे जाति को, अपने ही जाति वाले को भी ये नीचा समझते थे, अपने आप को उच्च समझते थे। जब आप सामाजिक किताबों में पढ़ेंगे तो पढ़ के बड़ा अद्भुत लगता है। मतलब मैं जब इसके लिए तैयार कर रहा था, देख रहा था, तो बड़ा ही अद्भुत चीज़ें उसमें निकल रही थी, शामिल हो रही थी। और तब जब समाज को देखा कि अच्छा वहाँ का समाज इस वर्तमान में जो इस तरह से है, इस तरह से सोचता है, इस तरह से व्यवहार करता है, तो इस हर एक चीज़ों का कारण जो है वो पूर्व में क्या कह सकते हैं, उत्पन्न हुआ ये भाव था। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कुलीन वर्ग होते क्या है, एलिट क्लास होते क्या है। उस सामाजिक वर्ग को जिसके सदस्यों को समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा, मान्यता एवं अधिकार दिया जाए। एक दौर था कि समाज के कुछ वर्गों को विशेष अधिकार, विशेष प्रतिष्ठा और विशेष स्थिति प्रदान कर दी गई थी। याद रखिए, जाति का नहीं, समाज का। ये जो विशेष अधिकार, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त लोग थे, यही अपने आप को कुलीन वर्ग कहते थे। आपने कुलीन तंत्र शासन का नाम भी सुना होगा, ये उसी से उत्पन्न हुआ चीज है। तो चूंकि अब हम इसे भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो इसे भारतीय संदर्भ में ही देखेंगे। अब बंगाल में देखिए, ऐसे तो पूरे भारत में भी था, लेकिन ज्यादातर ये बंगाल में ही था। इसके पीछे बहुधा कारण थे, लेकिन अब बहुत सारे कारणों को चीर फाड़ करने से कोई ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में इसे जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा आपसे पूछेगा कि ये पूछेगा कि बंगाल में कुलीनवाद का प्रारंभ कब हुआ, किसके द्वारा हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हमने लिख रखा है, देखिए कि बंगाल में कुलीनता जो है मध्यकाल के शासक बल्लाल सेन, जो 1158 से 1179 तक उनका शासन था, के काल में हुआ। और ये ब्राह्मणों में इसका प्रवेश हुआ, यानी कि मध्यकाल में आधुनिक बंगाल महाप्रांत में ये आया। आधुनिक नहीं, पहले, अभी तो पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल है, आया। और सर्वप्रथम वहाँ की तत्कालीन जो ब्राह्मण जातियाँ थी उनमें आई। इसके अलावा ध्यान रखें कि जब आप बंगाल के पूरे सामाजिक सिस्टम को पढ़ेंगे तो वहाँ ब्राह्मण भी बहुत तरह के थे। कुछ वहाँ के पूर्वी ब्राह्मण थे, कुछ पश्चिमी थे, कुछ उत्तरी थे, कुछ दक्षिणी थे, कुछ पहले से थे, कुछ बाद में प्रवेश किए। तो इस तरह से वहाँ का एक सामाजिक ताना बाना बना हुआ था। राजा बल्लाल देव ने इसमें बोला कि देखिए ऐसा है कि ब्राह्मण तो सब, लेकिन हम इसमें कुछ विशेष स्थिति को रखेंगे। और उस स्थिति को रखने के पीछे उसने रक्त शुद्धता को विशेष महत्व दिया। और इस रक्त शुद्धता पर उसने इतना जोर दिया कि शादी विवाह भी जो था वो सिर्फ कुलीन तंत्रों में ही समाहित हो गई। यानी कि अब एक जाति दूसरी जाति में शादी नहीं, छोड़ दीजिए, एक जाति अपनी ही जाति में शादी करने से हिचक रहा था कि ऐसा ना हो कि हम शादी करने तो लोग हमें कुलीनता से बाहर कर दे, यानी कि हमारी जो सामाजिक हैसियत है उस कुलीन वर्ग से बाहर ना हो जाए। और ये किसी भी समाज के लिए पतन का प्रारंभिक बिंदु हो जाता है। देखिए, जब आप लिखने बैठेंगे, समझने बैठेंगे, तो उसके लिए इसमें जातियों का उप विभाजन, याद रखिए जातियों का उप विभाजन नहीं हुआ, अलग अलग नहीं किया गया, उप विभाजन कर दिया गया। उप विभाजन का जो आधार था वो उत्पत्ति की विशुद्धता और ज्ञान पर निर्भर था एवं नहीं ज्ञान पर निर्भर था। यानी कि मध्यकाल में जब बल्लाल सेन के समय में, हालांकि पहले से आ रहा था, लेकिन राजा ने इसको संरक्षण प्रदान किया। बोला कि देखिए ऐसा है कि उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि आपकी जो मूल है वो कहाँ से है, यानी कि उन्होंने उनके पूर्वजों की स्थिति पर ध्यान दिया, साथ ही रक्त शुद्धता पर ध्यान दिया कि भाई देखिए ऐसा है कि शादी विवाह जो है एलिट क्लास वाला के यहाँ करेगा। और उनको
कुलीन वर्ग बना और ऐसे कर करके एक कर करके बहुत सारे समूह तैयार हुआ और उन सारे समूहों को मिला करके कुलीन वर्ग बोला गया। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें एक बार कोई एक समूह यहाँ तैयार हुआ, कोई एक समूह यहाँ तैयार हुआ, कोई एक समूह यहाँ तैयार हुआ, कोई एक समूह यहाँ तैयार हुआ। अब ये सारे समूह मिला करके एलिट क्लास कहलाए। प्रारंभ में ब्राह्मणों से हुआ शुरू और कालांतर में और भी कुछ नीचे जातियों तक ये चला गया। नीची जातियों का मतलब यहाँ पे मैं किसी जाति को नीचे नहीं कर रहा हूँ, कहने का मतलब है कि और भी जो उसकी सह जातियाँ थी उसमें सारी चीज़ें समाहित हो गई और उन सबको मिला करके एक कुलीन वर्ग की रचना। अब एक कुलीन वर्ग जो होते थे वो शादी विवाह संबंध अपने में ही रखते थे, दूसरे से नहीं करते थे। मान के चलिए कि मैं ब्राह्मण हूँ या मैं राजपूत हूँ और मैं अपने आप को एलिट क्लास में मानता हूँ, तो मैं यदि मैं राजपूतों का एलिट वर्ग में हूँ तो मैं अन्य राजपूतों के एलिट वर्ग में ही शादी करूंगा। अपने ही वर्ग के, अपने ही जाति के नीचे या सामाजिक प्रतिष्ठा में कम स्तर पर बैठे लोगों से शादी विवाह नहीं करूंगा। आपको तो लग सकता है कि ये तो बहुत साधारण चीज है, अच्छी चीज है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये होने लगी कि जिसे एलिट वर्ग का तमगा मिला हुआ था उसके यहाँ तो संसाधनों की भरमार हो गई, लेकिन जिसे नहीं मिला हुआ था उसे लोग शादी करने से कतराने लगे। स्थिति ये हो गई थी कि बंगाल में एक भद्र लोग के पुरुषों के पास 100 शादी महिलाएं शादियां के लिए होती थी और एक दिन में उनकी 5 शादियां होती थी और इस शादी से उन्हें नाना प्रकार के गिफ्ट मिलते थे। एक लेखक थे शायद ईश्वरचंद्र विद्यासागर या वो मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, उनका नोट्स पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा है कि बंगाल में कुछ ऐसे भद्र लोग बाबू हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी ससुराल घूमते घूमते और उत्तम खाना खाते ही चली जाती हो, काम कुछ नहीं करते। यानी कि यह एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया जो सिर्फ और सिर्फ परपोषक था। परपोषक मतलब उत्पादन में इनकी कोई स्थिति नहीं थी और ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को अपने आप अपने पास ले रहे थे। यानी कि ये शोषक वर्ग बन चुका था और यही शोषक वर्ग जब एक प्रगाढ़ हुआ तो बाद कालांतर में अंग्रेजों का भी इन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ और फिर बंगाल में शुरू हुआ किसानों का आंदोलन और अन्य वर्गों का आंदोलन। वो जब आधुनिक भारत में पढ़ते हैं तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे। आपने पढ़ा होगा कि कैसे बंगाल के नीचे आधुनिक जो पूर्वी बंगाल है उसके निचले इलाकों में जब विद्रोह हुआ तो अधिकतर विद्रोह करने वाले वो छोटे छोटे जातियां थीं या छोटे छोटे लोग थे जो नए नए मुसलमान बने थे और जो भद्र लोग थे वो ऊंचे हिंदू वर्ग के लोग थे। इसका जो है एक जब पढ़ेंगे तो इसमें इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे और ध्यान रखना भी चाहिए। सामाजिक बातों को और सामाजिक किताबों को जब आप पढ़ते हैं तो बहुत पीछे से चीज़ों को ध्यान में रखनी आती है कि कोई वर्ग कैसे निर्मित होता है, उस वर्ग के निर्माण के बाद अन्य वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है और अन्य वर्ग जो होते हैं कैसे उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया देती हैं और उस प्रतिक्रिया के विरुद्ध जो एलिट क्लास था वो कैसे प्रतिक्रिया देती है। ये सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं। खैर, तो ध्यान रखेंगे कि इन जातियों का उपविभाजन जो हुआ था उत्पत्ति की विशुद्धता और ज्ञान पर निर्भर था। यानी कि इन्होंने कुछ ज्ञान अर्जित किए और इनके ज्ञान और उत्पत्ति के आधार पर इन्हें एलिट वर्ग में माना गया। बहुत सारे किताबें लिखी गई थी, उन किताबों में इनकी उत्पत्ति के बारे में बोला गया था। उतनी की ज़रूरत नहीं है, परीक्षा में उतना पूछता नहीं है और सामाजिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा बोलने से फिर थोड़ी सी समस्या आने लगती है। हमने वही चीज़ उठाया है जो मानक किताबों में लिखी हुई है, अन्यथा को नहीं। कालांतर में यह एक विशिष्ट एवं अधिक कठोर व्यवस्था बन गया। विशिष्ट एवं कठोर, विशिष्ट इसलिए कि लोग इसमें समाहित होने के लिए आकुल होने लगे, कठोर इसलिए कि इस व्यवस्था के आने के बाद समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। दयनीय हो गई मैंने पहले भी बताया कि अब मान के चलिए कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक वर्ग है, वो चाह रहा है कि उसकी बिटिया की जो शादी हो सिर्फ कुलीन वर्ग में हो। तो भाई शादी का तो नियम है, 5 पुरुष हैं तो 5 महिला से शादी होगी। तो हुआ कि नहीं, एक काम कीजिए, एक पुरुष से जितना भी शादी कर लीजिए। अब स्थिति हो गई कि 10, 20, 30, 50, मैंने तो पढ़ रहा था तो सुना कि भाई एक आदमी को 100 शादियाँ हो रही थी और उन शादियों में जो महिला होती थी वो बहुत सारे नाना प्रकार के गिफ्ट लेके आते थे जिन्हें आधुनिक रूप में दहेज बोला जाता है। अब ये सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति के पास पहुंचती थी। अब एक व्यक्ति जो 12 साल 14 साल का हुआ वहां से लेकर 60 साल तक शादी ही कर रहा है, तो सोचिए हर 2 साल में शादी कर रहा है, उसके पास नाना प्रकार के गिफ्ट और संसाधन पहुंच रहे हैं, तो क्या होगा?
वो तो शोषण ही होगा समाज का। अब जब इस तरह की चीज़ें आने लगी, इस तरह की चीज़ें समाज में स्थापित हो गई, तो क्या हुआ कि समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी वो गिर गई। जब महिलाओं की स्थिति गिर गई तो शिशुओं की स्थिति भी प्रभावित होगी। जब इस तरह का वर्ग जो शोषक वर्ग बन चुका है, उत्पादन में जिसकी कोई क्या कहते हैं मतलब हाथ नहीं है, तो समाज फिर व्याकुल होने लगता है, अकुलाने लगता है और इस प्रकार से समाज पे टूटने लगता है। लेकिन इन बाबुओं ने यानी कि इस कुलीन वर्ग ने समाज को बना के रखा। ऐसा नहीं था कि समाज को बहुत तोड़ने लगे, समाज को बना रखा, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी बुराइयां प्रवेश कर गई थी कि जिसके लिए फिर व्यापक सामाजिक आंदोलन चलाने पड़े अंग्रेजी राज में। और आज भी कहीं ना कहीं लोगों के मानसिकता में वो चीज समाहित है। अब देखिए, इसका एक और चीज था कि विवाह संबंध में इसका बड़ा व्यापक प्रभाव था तथा एक ही पुरुष अनेकों महिला से शादी होती थी। अब चूंकि एक ही एलिट वर्ग है, बच्चे ज्यादा होते थे, तो शादी होगी एलिट वर्ग में ही, तो एक ही पुरुष से बहुत सारी महिला शादी कर दी जाती थी और इससे बहुत सारी सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो गई, जिनमें व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, शिशुवध इत्यादि जो सामाजिक बुराइयां थी इसमें उत्पन्न हो गई। इस प्रथा ने बंगाल में अनेक सामाजिक समस्या पैदा की, जिनमें जबरन गर्भपात, बाल विवाह, वेश्यावृत्ति, शिशु हत्या एवं अन्य व्यभिचार समाहित थे। अभी तो एक सोचने वाली बात है ना कि एक ही पुरुष के पास 100 महिलाएं शादी के लिए पहुंच जाएंगी तो क्या क्या चीजें उत्पन्न हो सकती है, आप खुद सोच सकते हैं। तो इस तरह से समाज बंगाल के जो एलिट वर्ग थे यानी कि कुलीन वर्ग था, उसमें ये सब चीजें आई, सामाजिक बुराइयां आई। आप मैंने बीच में बोला था कि जब आप आधुनिक बंगाल में सामाजिक सुधारों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो देखिएगा यही सारी चीज़ें ज़्यादातर समाहित थी। क्यों? क्योंकि एलिट वर्ग ने इन्हीं सब चीज़ों को रखा था। रखा क्यों था? अपने कुलीनता को बरकरार रखने के लिए। अब सोचिए कि लोग जो थे अपने जातीय या उपजातीय दंभ को, गर्व को बरकरार रखने के लिए समाज में कैसी कैसी बुराइयां फैल रही थी, इसे कोई नहीं देख रहा था। तो ये था कुलीनता के बारे में हमारा एक छोटा सा संक्षेप सा वीडियो, और आशा है कि आपको अच्छा लगेगी। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि परीक्षाओं में जब पूछे अपने शब्दों में, अपने भावों में लिखेंगे। पीटी के परीक्षाओं में ज़्यादातर यही पूछता है कि बंगाल में कब प्रारंभ हुआ, तो मध्यकाल में किसने प्रारंभ किया, तो बल्लाल सेन कार्यकाल था उसका 1158 से 1179 तक, और ये सेन वंश के सबसे महान शासकों में एक थे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।